सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हमारे सैनिक यानी आर्मी वाले लोग हैं, वो तो पत्रों का बहुत उत्सुकता से यानी बहुत ही खुश होके मन से इंतजार करते थे। एक इच्छा होती थी उनके मन में कि अपने घर से लेटर आएगा और अपन घर पे पत्र भेजेंगे, तो बहुत इंतजार करते हैं। उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती, उनका तो उस जैसा तो कोई उदाहरण है ही नहीं। सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? फौजी भाइयों के पत्र। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीना इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। पहले का टाइम था जब लोग एक एक महीने तक लेटर का इंतजार करते थे कि आएगा आएगा, लेकिन अब नहीं करते हैं, अब वो बात नहीं है। परिवहन के साधनों ने दूरी घटा दी है। कल बताया था मैंने आपको परिवहन के साधनों ने कैसे दूरी घटा दी है, कि अपन साधनों के माध्यम से जिस जगह पे हमें पहुंचने में 10 दिन लगते थे, हम वहां मात्र 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसलिए दूरी, पहले 2 घंटे में कितनी दूर पहुंचते थे? 10 किलोमीटर। सर ये आप आपने दो कल घंटे में पढ़ा कहाँ दिया पहुंच जाएंगे? 200। हाँ पढ़ा दिया, तो मेरे यहाँ तक दोबारा करा रहा हूँ। भारत में पहले आजादी से पढ़ाना है। साधन इकलौता चिट्ठी थी। हाँ हाँ, कहाँ से है? महात्मा भारत गांधी। में चलो दोबारा ले लो, कोई बात नहीं। आज देश में ऐसे लोगों की हाँ, पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था? चिट्ठी। लेकिन अब नए नए साधन और आ गए हैं। मोबाइल आ गया है, फैक्स आ गया है, मेल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, और अन्य भी काफी चैट के साधन आ गए, लाखों साधन आ गए, पता ही नहीं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हैं। विरासत यानी विरासत का मतलब होता है जो मिली हुई चीज को बोलते हैं या सीख को बोलते हैं। और विरासत को संभाल के रखते हैं, मतलब जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो वो जहाँ पे रहता है ना, उस सामान को, पुराने सामान को रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम। म्यूजियम नहीं रखते उसमें। म्यूजियम में क्या होता है? पुरानी चीजों को संभाल के रखा जाता है। वैसे अपन भी क्या करते हैं? पुरानी चीजों को संभाल के रखते हैं कि मेरे दादा की है, मेरे नानी की है, मेरे पापा की है, रखते हैं ना कुछ याददाश्त, सभी रखते हैं अपने परिवार में। एक दो तो रखते ही होंगे, ज्यादा नहीं तो। हाँ, बड़े बड़े लेखक भी रखते हैं, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान। इनकी पत्र रचना अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान यानी जांच का विषय, खोज का विषय है कि वो इस प्रकार कैसे कर सकते थे। अगर आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। अगर नहीं होता और सिर्फ डायरेक्ट, तो क्या करते इंदिरा गांधी? चिट्ठी नहीं लिखते। पंडित नेहरू अपने पुत्री को चिट्ठी नहीं लिखते, बल्कि क्या करते? फोन करते। और क्या कहते? फिर पिता के पत्र पुत्री के नाम ऐसा नहीं लिखा जाता। क्या क्या होता है? पिता का फोन पुत्री के नाम। क्यों, पता है भी किया है क्या? तो ये क्या, करोड़ों लोगों को स्रोत, करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। क्या? पहले के पत्र, चिट्ठी। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए। अब आप मैसेज को कितनों को संभाल के रखेंगे? लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं, उनकी धरोहर, उनकी याददाश्त किसके माध्यम से होती है? उनके द्वारा लिखे गए पत्र के माध्यम से। महात्मा गांधी को उनके पत्रों के लिए याद किया जाता है। भाई, एक चिट्ठी, एक जगह से दूसरी चिट्ठी लिखते तभी तो अपन कह सकते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। उसी के आधार पर पढ़ते हैं उनके बारे में। किसको? अरे आप थोड़ी खुबार थी, खुली हुई तो अब तो खोली थी महात्मा गांधी ने। पहले तो महात्मा गांधी खोल चुका उनको। खोलने के बाद तो कोई भी देख सकता है ना। तक उसको डिलीवर नहीं करेंगे तब तक नहीं खोल सकते उसको रास्ते में। डिलीवर होने के बाद तो खुलेगी। तो गांधी जी को डिलीवर हो चुकी वो। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। और एक म्यूजियम भी है जहाँ पे दुनिया की जो महान हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी चिट्ठियों को वहां पे संग्रहित करके रखा जाता है। इनकी चिट्ठियों की बोली करोड़ों रुपए में, करोड़ों रुपए में इन चिट्ठियों की बोली लगती है। पुराने चिट्ठी अगर मिल जाते हैं तो लोग रुपए देके छुड़वाते हैं कि भाई मेरे को दे दीजिए। उसको चला जाता है, वो म्यूजियम में रख देते हैं। म्यूजियम में फिर को देखने जाके दिखाने की टिकट लगेगी, इस प्रकार से कमाई हो जाती है बस। और उस कागज लेके क्या, 1 करोड़ रुपए में कौन क्या करेगा? नहीं समझा भाई? मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए में गांधी जी की चिट्ठी ले ली। अब 10 में तो कोई नहीं देता, करोड़ों में मिलती है। ठीक है, मैंने घर पे रख ली। अब मैं कहूँ कि देख लो मेरे पास गांधी जी की तस्वीर, चिट्ठी है जो गांधी जी ने खुद लिखी थी। तो बहुत से लोग हैं जो कहेंगे मैं हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। तो मैं कहूँगा भाई मैं एक आदमी से इसके बदले में 100 रुपए टिकट लूंगा देखने। ठीक है,
आएंगे देंगे, अब कितने लोग आएंगे तो मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे, कमाई होनी शुरू हो जाएगी, ये बिजनेस है। तब सभी जगह ऐसा होता है, तभी उनको शीशे में पैक करके रखते हैं ताकि उनको लोग छेड़े तो खराब नहीं हो। ऐसे मान लो सब हाथ में ले लेके देखेंगे, खत्म हो जाएगी वो तो उसको पैक करके रख देते हैं। अब देखिए आप बस देखने के ही 100 रुपये भाई, पढ़ते भी है। अब देख पढ़ लीजिए ना उसको, खुली हुई तो शीशा ही द्वार पार दिखता है ना उसमें। प्रत्येक चीजें ऐसी ही हैं, टिकट नहीं लगती। आप म्यूजियम में जाते हो तो फ्री में थोड़ी जाते हैं, आपको 20 30 40 रुपए टिकट लेते हैं। अब दिन में कितने लोग आते हैं वहां पे, कोई एक ही थोड़ी जाता है, अब तो लोग आते हैं पूरे, तो रोज चलता है सिलसिला, तो ये कमाई होती है उनकी। भाई एक दिन में तो नहीं आते, लेकिन दिन में तो करोड़ कहां से आएंगे। हाँ करोड़ों में कमाई होती है मतलब। संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने असली का समझने का असली पैमाना। जितने पत्र हैं उसी से को समझ सकते हैं और अपना बहुत अपना पुराना चलता है पत्रों के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से। हिस्ट्री क्या है, पत्रों का एक संकलन है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। अब आजादी के पहले के जो लोग थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने क्या किया, अपने परिवार को पत्र लिखते थे और वो पत्र ही क्या बन गए, पुस्तक बन गए। आपकी किताब में आता ना भगत सिंह का माँ को पत्र, आपकी किताब में पुस्तक बन गई, हो पाठ बन गया। तो पत्र ही क्या बन गए, आगे चल के पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती ली है। बता, पत्रों से पता चलता है कि जो आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था, वो कितना महत्वपूर्ण था, कितना विस्तृत क्षेत्र में था। किससे पता चलता है, पत्रों से ही। महात्मा गांधी के पास उस समय कोई रिकॉर्डिंग तो थी नहीं कि वीडियो कैसे बना ली आज की तरह, पत्र ही तो थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र के और महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, तो पूरा ही पढ़ा दिया था कल। और वे जहां भी रहते थे वहां पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के, चलो अब गांधी जी को इतना लोग जानते थे कि वो सिर्फ गांधी, महात्मा गांधी इंडिया लिख देते थे ना, तो उनके पते पे वो पत्र पहुंच जाता था। और सब जगह ऐसा ही होता था, अन्य नेताओं के पास गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कोई जोड़ का मतलब उन जैसा कोई नहीं था, वो प्रत्येक पत्र का आंसर भी, जवाब भी देते थे। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता उसी समय उसका वे जवाब भी लिख देते थे। गांधी जी को जैसी चिट्ठी मिलती थी उसका जवाब वो तुरंत लिख के पोस्ट कर देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, और जवाब भी कौन लिखते थे, गांधी जी खुद लिखते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो ये बाएं हाथ से लिखने, तो गांधी जी ऐसे आदमी थे जो दोनों हाथों से लिखते थे। एक हाथ दुखने लग गया तो दूसरे हाथ से लिखते थे। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। अभी मैं बता रहा था कि गांधी ऐसे कोई बड़े लोग होते हैं, अपने अगर कोई चिट्ठी लिख के भेज देंगे, कोई प्रशस्ति पत्र देंगे, तो फिर क्या करेंगे, उसको फोटो में, फोटो की तरफ रखेंगे, उसको फ्रेम करके ड्राइंग रूम में लगा देंगे। तो कई लोगों ने ऐसा भी करा लिया है। यही है पत्रों का जादू। पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, और पत्रों के आधार पर भी अनेक भाषाओं में पता नहीं कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, अर्थात इसके बारे में किताबें भी लिखती हैं। वो तो बता ही दिया मैंने आपको। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है, तथा पत्रों के आईनों में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। अब देख, पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं और पुस्तकों से भी कम नहीं है। पंत साहब के कितने पत्र, 200 पत्र बच्चन के नाम। पंत ने, कवि का नाम है पंत, उसने क्या किया, 200 पत्र लिखे हैं, किसको, बच्चन के नाम। कौन से बच्चन को,
अमिताभ बच्चन को नहीं, हरिवंश राय बच्चन को। अमिताभ बच्चन का बाप है हरिवंश राय बच्चन, कवि था वो। हरिवंश राय बच्चन कवि था, ठीक है। ये कविता उसी की लिखी हुई है। कौन सी वाली? वो अमिताभ बच्चन गाता ना कभी कभी, अरे बताता हूं। हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि थे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पैरों के डरने से कभी मौका पार नहीं होती। ये कविता किसकी लिखी हुई है? हरिवंश राय बच्चन की। और ये पंत था, ये उसका दोस्त था। अब दोस्त तो दोस्त को पत्र लिखे, पत्र जान पहचान वाले को तो लिखते हैं ना। तो पंत भी कवि था और हरिवंश राय बच्चन भी कवि था। ये कविता पढ़ी है ना आपने, पैरों से डर कर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़ा कवि है। कवि था, है नहीं था, अब तो खत्म हो गए वो। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं वो, ठीक है। तो संत पंत साहब जो हैं, सुमित्रा नंदन पंत, पंत का पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये जो पंत लिखा हुआ है ना, ये वाला पंत, इसका पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। और इस बच्चन का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। हरिवंश, हरिवंश राय बच्चन। नहीं जरूरत है, क्यों लिख रहा है, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने उसको पत्र लिखा था। कितने पत्र लिखे थे? 200 पत्र। और उन 200 पत्रों की क्या बना दी? एक पुस्तक बन गई। कौन सी पुस्तक बन गई? उस पुस्तक का नाम है 200 पत्र बच्चन के नाम। 200 पत्र बच्चन के नाम उस पुस्तक का नाम है। तो उस पुस्तक में 200 पत्रों का संकलन कर दिया गया है। और कई पुस्तकें मिल जाएंगी। अब मैं तो ये बता रहा था कि हरिवंश बच्चन राय ने कौन सी कविता लिखी थी। वो कविता है कि लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती, वालों की कभी हार नहीं होती। चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ये अमिताभ बच्चन गाता है ये कविता। कौन बनेगा करोड़पति में देखना आप, कई बार गाता है। क्या गाता है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इसका मतलब है कि जब चींटी दीवार पर चढ़ती है तो एक प्रयास भी नहीं चढ़ पाती, वो गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, 100 बार गिरती है, तब जाके वो चढ़ पाती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। चढ़ती है, गिरती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वो असफल होती है लेकिन वो बुरा नहीं मानती। और आदमी क्या करता है? असफल होने पर सोचता है कि मतलब सफल हो ही नहीं सकता, वो बुरा मान जाता है, इसलिए वो असफल हो जाता है। इसलिए कभी भी असफल होने पर हार नहीं माननी चाहिए। आवाज आ रही है क्या? यस सर। आगे उसका चढ़कर गिरना। अच्छा, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर यानी अंत में वो सफलता पे चली जाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी अगर लगातार सफलता करेगा, लगातार प्रयास करेगा, तो जाहिर सी बात है असफल होगा, फिर सफल कभी ना कभी तो वो जरूर उस काम में सफल होगा। जैसे चींटी 100 बार गिरने के बाद अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है, उसी प्रकार से डुबकियां सिंधु में गोताखार। एक उदाहरण तो चींटी वाला दिया, दूसरा उदाहरण है डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। अब गोताखोर कौन होता है? जो समुद्र के अंदर जाता है। और वो अंदर क्यों जाता है समुद्र के अंदर? मोती लेने के लिए। हाँ, लेकिन उसे तुरंत एक ऐसे नहीं कि वो समुद्र में डुबकी लगाया, मोती लेके बाहर आ गया, फिर डुबकी लगाया, फिर मोती लेके बाहर आ गया, नहीं। पता नहीं कितनी डुबकियां लगाता है, तब उसे मोती मिलता है। कोई नीचे पड़े क्या अदर ही।
फिर से आवाज नहीं आ रही। हेलो, बोलो। यस सर, अब आ गई। मतलब क्या है? हार नहीं होती, वो जब भी समुद्र में जाता है तो खाली आता है, लेकिन हार कभी तो उसके हाथ में मोती होता है। कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती। फिर तीसरा उदाहरण दिया उसने, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन का त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्या कह रहा है कवि हरिवंश राय बच्चन? कह रहा है कि असफलता क्या है? एक चुनौती है। आपको चैलेंज किया है सफलता ने कि तुम सफल होके दिखाओ, इसलिए तुम इसे स्वीकार करो कि हाँ, हम तुम्हें सफल होके दिखाएंगे। क्या हमें चैलेंज करती है असफलता? हम तुझे जरूर सफल होके दिखाएंगे। अब तुम, चैलेंज किसने किया? असफलता ने। अब तुम्हें उसे स्वीकार करना, उस चैलेंज को। फिर क्या कह रहा है? क्या कमी रह गई? अब तुम ये देखो कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है। तुम उसे देखो और सुधार करो। उस कमी में क्या करना है? सुधार करना है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और जब तक तुम सफल नहीं होते हो तब नींद और चैन अर्थात सोना और आराम को छोड़ दो, मेहनत करते रहो। संघर्ष का भागो तुम, और जो मैदान है किसका? मेहनत का। मेहनत से दूर मत हो, मेहनत करते रहो, उसको डर के आप भागो मत। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मतलब जब तुम कुछ करोगे, अच्छा काम करोगे, तभी तुम्हारी जय जयकार होगी, अर्थात लोग तुम्हें जानेंगे, वरना कोई नहीं जानेगा। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी कविता हरिवंश राय बच्चन। इसकी कविताएं पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, उनका अर्थ निकालने की कोशिश करना। आजकल तो यार नेट का जमाना, मैंने कहाँ से निकाला? अब यार वो तो मैं नहीं प्रोवाइड करवा सकता। समझ गई रौनक? तो मेहनत का मतलब क्या है? मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सॉरी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती। पार भाई नहीं वो आदमी होती। लहरों से, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। हेलो, हाँ। कि अगर लहरों में डर, नाविक नाव लेके जाएगा और वो पहली लहरों से डर जाएगा कि लहर आ जाएंगे, अपन तो डूब जाएंगे, तो नौका पार कहाँ से होगी? और अरे समुद्र के अंदर तो गया ही नहीं वो, पहले ही डर गया, और वो सोच रहा है कि लहर आएगी और अपन डूब जाएंगे, तो नौका, नाव पार कहाँ से होगी फिर? उस नदी के पार कैसे जाएगा वो? तो लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती है। तो अपन मेहनत ही नहीं करें तो सफल कहाँ से होंगे? सिर्फ पहले ना होगा ऑक्सीजन लगेगा, हैं? डूबने लगे तो लगेगा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या होगा? अंदर नीचे जाके क्या करेगा? तैरना ही नहीं आएगा तो नीचे जाके मरेगा। पानी का दबाव पड़ेगा तब मर जाएगा। मगरमच्छ खा जाएंगे। डर ही गया तो मर गया, बस। तब ओ, तो नदी में भी चढ़े, एक ऑक्सीजन थोड़ी, हाँ तो नदी की बात कर रहा हूँ। तब नाव में भी चढ़े ना, नाव में कहाँ से आएगा? मगर कुछ नहीं आ सकता। अरे नाव में कहाँ से आएगा? नाव बहुत बड़ी होती है, कुछ छोटी थोड़ी होती है। वो उस बोट की बात नहीं कर रहा जो फटफटी चलती है, वो समुद्र में चलती है क्या? वो ऐसी आप जगह, तो नदी बोल रहे हो। तो वो ऐसी जगह नहीं चलेंगी जहाँ पे जानवर रहते हैं। वो ऐसी जगह में चली जैसे तालाब में चल गई तो है ही नहीं। जहाँ वो वहाँ चल ही नहीं सकती, वहां पे वो क्या करेंगे चला के? समझ गए? चलो छोड़ो, अपन लक्ष्य से भटक गए। पाठ क्या था, पढ़ाने क्या लग गया? ये तो आपको पंत, ये बच्चन का नाम आ गया इसलिए मुझे उसकी कविता याद आ गई, मेरी पढ़ी हुई थी। तो ये क्या, उत्साह देने वाली कविता है। जब भी आप निराश हो जाओ तो ये कविता एक बार पढ़ लो, आपको वास्तव में एक आएगी याद। आप हरिवंश राय बच्चन को याद करो और उसकी एक कविता पढ़ो कि मेहनत के डरने से, सॉरी, लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती। बस आपको अलग, आपके शरीर के अंदर एक अन्य अलग ही उत्तेजना आएगी। हाँ, आप फिर गिरोगे फिर खड़े हो जाओगे तुरंत। मैं तो पढ़ता था भाई इसको, आपका पता नहीं। तो ये सागर सौरभ बेड पे सो जाएंगे, है? ये सौरभ बेड पे सो जाएंगी। सो जाना, बाद में गिरेगा तब पढ़ लेना। चलो छोड़ो। और कौन था? एक तो पंत ने लिखे थे, किसको? बच्चन को। बच्चन
अमिताभ बच्चन को नहीं, हरिवंश राय बच्चन को। और पंत का पूरा नाम है पंत। एक निराला था, निराला का पूरा नाम क्या है? उनका अभी बता। निर्मला वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये रहा, ये वो सूर्यकांत। सर ये सूर्यकांत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा था? देख मुरझाएं मैं बर्मा, ये आवाज साफ नहीं दिख रही, इसमें फोटो साफ नहीं दिख रही। सर एक और कविता मैं तोड़ती पत्थर दो क्लास में। हाँ, इसने लिखा है, इसने लिखा है, देख मुझको मैं बड़ा, बेड बलिष्ठ और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा मैं। चाहते हो तो निराला का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत का सुमित्रा नंदन पंत, और बच्चन का हरिवंश राय बच्चन। निराला का पत्र है हमको लिखो है, इसकी जो 10 पत्रों की पुस्तिका है उसका नाम है हमको लिखो है। और बच्चन पंत की पुस्तिका का नाम है बच्चन के नाम, 200 पत्र बच्चन के नाम। निराला की पुस्तक है पत्र हमको कहा। तब पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अब दयानंद सरस्वती भी बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे। तो दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा? पत्रों के आईने में। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। अब प्रेमचंद ही बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे। तो उन्होंने क्या कहा है, वो क्या करते थे, जो नए लेखक होते थे ना उनको बहुत ही प्रेरक जवाब देते। प्रेरक का मतलब होता प्रेरणा देने वाले, ज्ञान देने वाले। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद यानी तुरंत, सक्रिय। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। नेहरू और गांधी के, नेहरू जी और गांधी जी ने किसको पत्र लिखे थे? पत्र जान पहचान वाले लोगों को लिखे थे। कवि नेता नेताओं को लिखते हैं, और रिश्तेदार रिश्तेदारों को लिखते हैं, दोस्त दोस्तों को लिखते हैं, हर किसी को नहीं लिखते हैं। अब महात्मा गांधी आपको लिख के क्या करेगा? नरेंद्र मोदी आपको पत्र क्यों लिखेगा? वो अपने मंत्रियों को लिखेगा। चिट्ठियां, लेटर तो होता है बेटा, लेटर बना के भेज दो, लेटर तो भेजना पड़ता है। बिल्कुल गोपनीय होता है, उसको खोल नहीं सकते हो आप। पोस्ट विभाग है, भारतीय डाक है, कैसे खोलोगे आप? कौन खोलेगा? तो वो बात अलग है, तो वो एफआईआर दर्ज करवाएगा ना फिर कि मेरे साथ रास्ते में लूट फाट हो गई। ऐसे थोड़ी है। तो पढ़ लेंगे तो उसको चेंज कर देंगे, फिर आज को बस जो काम करना था उसको चेंज कर देंगे। भाई मैंने कहा कि तेरे को कल मेरे को वहां मिलना है, और किसी को बताना मत। आपने किसी को बता दिया, रास्ते में किसी को पता चल गया कि वहां मिलना है, मेरे को पता चल गया, भाई लोगों को पता चल गया, आपने उसको कैंसिल कर दिया, उस जगह को दूसरी जगह मिल लेंगे। राज पढ़ ले, राज कैंसिल नहीं हो सकता क्या? राज तो खुलना है एक दिन,
लेकिन उस राज को कैंसिल करके दूसरा राज बना लेंगे। ऐसा नहीं होता। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। किसके बीच है? महात्मा और कवि के नाम से। किसके लिए? महात्मा गांधी। और कवि कौन हो गया? रविंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों ने 1915 से लेकर 1941 तक क्या किया था? पत्राचार का संग्रह किया था। पत्राचार का मतलब होता है लेटरों का संग्रह, यानी इकट्ठा किया था, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। जब उनको पढ़ते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? नई नई तथ्य मिलते हैं, नई नई बातें मिलती हैं कि उस समय के हालात में उन्होंने क्या क्या किया था, और नया नया लेखा जोखा हिसाब किताब मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। पत्र तो भारत में पहले से आते हैं, लेकिन असली विकास, ज्यादा विकास कब हुआ है? आजादी के बाद, 1947 के बाद। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल डाक विभाग की है। अब जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है ना, शिक्षा डिपार्टमेंट या कोई बैंक या कोई सोसाइटी, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उनमें सबसे ज्यादा गुडविल है। सबसे ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा माना जाता है? डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस नहीं, पोस्ट ऑफिस तो डाकघर हो जाएगा। पोस्ट डिपार्टमेंट, डाक विभाग को क्या माना जाता है? सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, माना जाता था। ठीक है, अब नहीं माना। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। सर 1915 से 1941 के बीच में पत्रों का संग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा और कवि के नाम से इन्होंने पत्राचार का संग्रह किया था और उन्हें जनता को बताया था। वो जितने भी लेटर थे ना, उनका इकट्ठा कर लिया उन्होंने, और उनका पत्राचार यानी पत्रों के माध्यम से ही बातचीत करते थे। पत्राचार का मतलब है पत्रों के माध्यम से बातचीत करना। उनका संग्रह किया था कि लेकिन अपने क्या किसके क्या बात पत्र की इकट्ठे किए थे? है। किसके पत्र इकट्ठे देखो, किए थे? अपने खुद के ही कर लिए ना। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। मतलब 1915 से लेके 1941 के बीच में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो बातचीत हुई, जो पत्रों का आदान प्रदान हुआ ना, उनको इकट्ठा करके प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित करने को छापा। आवाज आ रही है क्या? यस सर। समझ गई कि क्या कहना था? 1915 से 1941 के बीच के जो पत्र थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के, उनको इकट्ठा कर लिया गया, उनको संग्रह कर लिया गया, और फिर उनका संग्रह प्रकाशित हुआ है। उनको जितने ही पत्र, हाँ, जितने ही पत्र थे उनको प्रकाशित कर दिया गया, छाप दिया गया, उनकी पुस्तक बना दी गई। समझ गए? फिर उस पुस्तक से क्या होता है? नई नई बातें मिलती हैं, नए नए तथ्य मिलते हैं, नई नई सोच मिलती है। किनकी सोच? गांधी जी की और कवि रविंद्रनाथ टैगोर की, कि तत्कालिक परिस्थिति में उन्होंने क्या क्या काम किया होगा, उन समस्याओं का कैसे सामना किया होगा। ठीक है, नहीं आएगा समझ में? यस आ गया, लेकिन आपने की फोटो ली है? ये दूसरी क्लास की ले ली शायद। ये हमारी बुक नहीं है। हाँ, ये तुम्हारी नहीं है। ये जो टूटी से चलो, तो अब सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट कौन सा माना गया है? डाक विभाग।
वो सचमुच इतना इतना खुला खाला और सादा दिल आदमी था। कौन? ये भी दूसरी है। सर ये भी दूसरी की है। एक मिनट, एक मिनट, ये बात। हाँ, इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। अब इसकी खास वजह कौन सी है? अभी फिलहाल में कौन सा डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण है? नहीं, अभी अभी वर्तमान में। आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर तो प्राइवेट में जाता ज्यादातर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम बताइए। वही तो आईटी बता रही हूँ, सेक्टर में तो इंफॉर्मेशन काम ज्यादा होता है। हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ना, अभी है सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट रेलवे डिपार्टमेंट। भाई सबसे ज्यादा सवारियों को उधर उधर लेके जाता है, लोगों को जोड़ रहा है। सबसे ज्यादा रोजगार दे रखा है रेलवे डिपार्टमेंट ने, 13 लाख लोगों को, सबसे ज्यादा। आर्मी के बाद दूसरा। सेना विभाग तो महत्वपूर्ण है ही है। ठीक है, ये आईटी वगैरह तो बहुत छोटे हैं बेटा, बहुत छोटे डिपार्टमेंट है। महत्वपूर्ण है लेकिन छोटे हैं, सब लोगों तक इनकी पहुंच नहीं है। ट्रेन रेलवे डिपार्टमेंट की सब लोगों तक पहुंच है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। बच्चे भी रह सकते बच्चे बैठ के नहीं जाते ट्रेन में, आईटी में बच्चा क्या करेगा जाके? ठीक है, छोड़ो। इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। कौन? डाक विभाग। जोड़ता कैसे है भाई? एक दूसरे की चिट्ठी पहुंचाता है तो लोग जुड़ते हैं। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आजकल इतने साधन हो गए, मेल मैसेज सब कुछ हो गए, फिर भी चिट्ठियां तो आती ही हैं। बस एक कौन सी चिट्ठियां बंद हो गई? रिश्तेदार। हाँ, औपचारिक पत्र बंद हो गए बस। हाँ, शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। कहाँ कहाँ पे होता है इसका इंतजार? चाहे तो शहरी इलाके में रहने वाले, महलों में रहने वाले लोग अर्थात बहुत अमीर लोग हो, या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग। झोपड़पट्टी कहाँ होती है? शहरों में होती है। चाहे तो शहरों में रहने वाले अमीर लोग हो, चाहे गरीब लोग हो। दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, ऐसी जगह जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता, वैसे गांव जंगलों के बीच में, या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग, या फिर जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वहां पर भी चिट्ठी जाती है। समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, समुद्र किनारे रहने वाले लोग, या फिर रेगिस्तान की ढाणी में रहने वाले लोग, रेगिस्तान मरुस्थल में रहने वाले लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। कौन करता है इंतजार? हम करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। अब एक दो नहीं जाते, भारतीय डाक में कितने लोग जाते हैं? करोड़ों लोग रोज जाते हैं। और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। और बहुआयामी यानी बहुत, चारों तरफ, बहुआयामी यानी चारों तरफ इसकी भूमिका नजर आती है, इसका महत्व नजर आता है। दूर देहात में लोग, गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था इसे ही जलते हैं। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था, मनी ऑर्डर एक ऐसा माध्यम है, जैसे कहीं पैसा भेजना होता है ना, हाँ सेफ जाता है। पैसा भेजते हैं तो मनी ऑर्डर कहते हैं ना, मनी ऑर्डर कर देना। मनी ऑर्डर, मनी का आदेश दे देना। एक एक चिट्ठी होती है, एक कागज होता है, उस पर लिख दिया जाता है कि आप इतना पैसा यहाँ से ले सकते हैं। और जो पहुंचाता है ना, आजकल तो चलो नेट बैंकिंग हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तुरंत भेज देते हैं तो मनी ऑर्डर खत्म हो गया। तो ये पहले क्या था? मैंने वहां के डाकघर में पैसे जमा करवा दिए मेरे नाम से, वो यहाँ मैसेज कर देंगे फलाना आदमी को इतने पैसे देने, तो मनी ऑर्डर होता था। मनी ऑर्डर, मनी का मतलब पैसे का ऑर्डर दे दिया, और जमा कहाँ हो गए? और कहीं पे। आजकल ऐसा नहीं होता, बंद हो गए मनी ऑर्डर। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। पहले डाकिया की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, क्यों? क्या लेके आता था? या तो चिट्ठी लेके आता था या मनी ऑर्डर लेके आता। मनी ऑर्डर कौन भेजता था? हाँ, मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर, अरे किसी के परिवार वाले बाहर कमाते हैं ना, तो पैसा भेजते थे घर पे, तो मनी ऑर्डर के माध्यम से आता था। ठीक है, आप पाठ खत्म। इस पाठ में कोई समस्या हो तो बता दो। रौनक, यस सर। कोई समस्या?
सर ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगी तो पूछ लूंगी। ठीक है। बाकी बाकी कल कल 15 अगस्त की आपको हार्दिक बधाई। एडवांस में कहाँ जा रहे हो, बीच में क्लास डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, 15 अगस्त की आपको एडवांस में बधाई। स्वतंत्रता आपको मुबारक हो, और आप लोग ऐसे स्वतंत्र रहे और इसे सुनने बनाने का काम करें। रात में जैसे कल भी इतवार है। ओके।